ब्राह्मणवाद, आरएसएस भारत। प्राइवेट स्कूल में ओबीसी, एसटी, एससी के बच्चों को कम से कम भर्ती दिलाना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? गुरुजी गोलवलकर। कि यदि प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल किसका रहेगा? जिनके पास पैसा है। और पैसा किनके पास रहता है? जो उच्च वर्णीय है। क्योंकि शिक्षा भी पूरी तरह से इनके हाथ में चली गई। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ 50 में, तो ब्राह्मणों ने अपने बच्चों को पूरी तरह से पढ़ा लिखा कर तैयार करा दिया, क्योंकि उनके पास पैसा था। और इस देश की बाकी के जो ओबीसी, एसटी और एससी के लोग थे, इनके पास पैसा ही नहीं था। क्योंकि पहले तो इनको ज़मीनें रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, वो भी इन लोगों से छीन लिया गया था। और आज की परिस्थिति में अगर देखते हैं तो हम उत्तर प्रदेश का मॉडल देखते हैं या फिर गुजरात का मॉडल देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मॉडल जो नज़र आता है हमको, तो वहाँ पर स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है। कौन से स्कूलों की? प्राइवेट स्कूलों की। यानी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की ये मंशा हो चुकी है कि अब इस देश के ओबीसी, एसटी, एससी के बच्चे पढ़ना नहीं चाहिए। भारत के जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध, तो इनके भी बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। क्योंकि इस देश का जो पैसा है, आज हम देखते हैं इस देश के रईस लोग हैं कि जिनकी इस देश की 50% संपत्ति उन केवल 9 लोगों के पास आ गई। यदि हम 2012-13 में चलते तो 976 परिवारों के पास थी वो, और आज की परिस्थिति में सीधा सीधा वो केवल 9 लोगों के हाथ में आ गई। 50%। तो इस देश का ओबीसी, जिसमें कितनी सारी जातियां हैं, इस देश का एसटी, कितनी सारी जातियां हैं, इस देश का एससी, अनुसूचित जाति वर्ग, कितने सारे लोग हैं। मतलब ये है कि इस देश का जो संपत्ति है, आज हम जानते हैं जिन्हें इस देश में वैश्य कहा जाता है, बिजनेस तो उनके हाथ में है। क्योंकि ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी चाहता है कि शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण के पास रहे, और बचा कुचा जो है वो सेकंड कैटेगरी में वैश्य है। तो वैश्य क्या करेगा? भैया तुम लोग व्यापार कर लो। अगर व्यापार करेगा तो वो पैसा, धन दौलत सारी उसके पास होगी। ये ब्राह्मणों की दी हुई कैटेगरी है। और जब उसके पास पैसा होगा तो वह कहता है कि लड़ाई भिड़ाई के लिए कौन है? झगड़े लड़वाने के लिए तो इस देश का क्षत्रिय, ठाकुर लोग, क्योंकि उनको चढ़ा दिया गया, उनको ऐसा सर पे चढ़ा दिया गया और उनको बता दिया कि भैया आप लोग क्षत्रिय हो और लड़ना आपका काम है, तलवारें निकालना आपका काम है, तो वो करेगा। अब उसके बाद जो इस देश का शूद्र वर्ग है, ओबीसी, एसटी, एससी, तो गुरुजी गोलवलकर कहते हैं उस जमाने में कि प्राइवेट स्कूल में ओबीसी, एसटी, एससी के बच्चों को कम से कम भर्ती दिलाना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा संख्या में अगर पढ़ गए या पढ़ाई लिखाई कर लिया तो फिर क्या होगा? वो ब्राह्मणों के द्वारा जो दिया गया एजुकेशन है उस पर ये लोग हमला करेंगे, सवाल करेंगे। और इसलिए कहा गोलवलकर जी ने कि प्राइवेट स्कूलों में जो ओबीसी, एसटी, एससी के जो बच्चे वो कम से कम पढ़ना लिखना चाहिए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में कम से कम पढ़ाई करवाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था रखो। वो अपने ब्राह्मणों के लिए लिखते हैं ये कि सरकारी स्कूलों में कम से कम पढ़ाई करवाओ। और इसके लिए सरकारें क्या कर रही है? 75 साल हो गए 1950 से लेकर के आज आज़ाद भारत कहने के लिए, और एक तरफ तो हम स्वर्णिम काल भी मना रहे हैं। तो वो उस जमाने में बोल रहे हैं गोलवलकर गुरुजी कि कम बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी कम पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। और कम पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं ये लोग? शिक्षकों की ही भर्ती नहीं हो पाती है।
अब बच्चे, शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तो बच्चे ऑटोमेटिक नाकारा हो जाएंगे, और नाकारा हो जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो गिल्ली डंडा ही खेलेंगे। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो ब्राह्मण कहेगा, एक पत्थर रख देगा, बोल देगा इसकी पूजा करो तो हाजी बाबा। और वही इस देश में होता आया है, क्योंकि जिनके पास एजुकेशन नहीं होता वो दूसरों की हर बातें गुलामी के तौर पर स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके पास कभी शिक्षा नहीं होती। ये लिखते आगे कि शिक्षा का भगवाकरण होना चाहिए। भगवाकरण अर्थात भगवा और भगवाकरण। भगवाकरण अर्थात ब्राह्मणों द्वारा दी गई शिक्षा। किसकी? जो हमने 2022 में देखा है, जय श्री राम के नारे लगवा करके हाथों में तलवारें लेना, हाथों में बंदूकें लेना, बंदूकें लेकर के फायरिंग करना और तलवारें लहराना। भारत का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान कहता है पेन और कागज़ का इस्तेमाल करो, और जो बातें अपनी रखनी है वो अपने तरीके से रखो, लेकिन तलवार निकालने का मतलब है ये एक ऐसा भीड़ तंत्र तैयार करना जहाँ 5,000, 10,000, 25,000, लाख और करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके फिर 10-20 लोगों की हत्या करवाना, जिसे हम एक तरफ से मोब लिंचिंग बोल सकते। एक प्रकार से इस देश के दलितों पर जो आक्रमण होता है, इस देश के अम्बेडकरवादियों पर जो आक्रमण होता है, उसे कह सकते हैं। इस देश के ओबीसी समाज को इसमें गुमराह करके रखना ताकि वो शिक्षा की तरफ न जाए, उसके हाथ में भी बंदूकें थमाना, उसके हाथ में भी तलवारें थमाना, और उसे केवल भगवानों वाली शिक्षा देना, उसे केवल मंदिर की शिक्षा देना, और उसे मंदिर की शिक्षा दे करके मुस्लिम के साथ लड़ा देना। ये होता है भगवाकरण। तो वो उस जमाने में बोल रहे 1940 के आसपास। कौन बोल रहे हैं? गुरु गोलवलकर। और आज 2022 में वही होता है। रामनवमी के दिन वही होता है। अब ये तो शिक्षा का भगवाकरण बोल रहे हैं, अभी यहाँ तो सरकार खुद बुलडोजर चलवा रही है, तो ये सरकारों का भी भगवाकरण हो रहा है। इस देश की जनता या इस देश का युवा अगर अपने नौकरी के लिए सवाल करता है तो इस देश की सरकार या इस देश की सरकारें उन पर 124 ये लगाना चाहती, यानी देशद्रोह का कानून। इस पर विचार किया गया है। अब तो सरकार कह रही है कि भाई इमरजेंसी, इस पर भी विचार किया जा रहा है। तो ये होता है शिक्षा का भगवाकरण, कि किस तरह से देश के युवाओं को गड्ढे में धकेलना है, किस तरह से देश के युवाओं को एक अलग नज़रिया में, क्योंकि भारत का संविधान कहता है चाहे इस देश का किसान हो, चाहे इस देश का युवा हो, चाहे इस देश की महिला हो, सभी को पढ़ने लिखने का और उनके रोजगार की व्यवस्था सरकार की जवाबदारी है। क्या सरकार ने, क्या हमारे वर्तमान में मोदी सरकार है केंद्र में, क्या मोदी सरकार ने कभी इस बारे में सोचा है, कभी बात की है? लेकिन ये बात नहीं होना चाहिए, संविधान का नाम नहीं आना चाहिए, वो रोजगार नहीं मांगना चाहिए, वो मजदूरी के लिए मजदूर इस देश का नहीं पूछना चाहिए, किसान ने अपने खेती के लिए सवाल नहीं करना चाहिए, इस देश के बैंक कर्मचारी ने अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। हड़तालें तो बैंक वाला अलग कर रहा है, किसान अलग आंदोलन कर रहा है, इस देश का युवा अलग कर रहा है, लेकिन वो दिखता भी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार उन्हीं की बनेगी। तो ये जो इस तरह से किया जा रहा है शिक्षा का, ये भगवाकरण है, ताकि कोई सवाल ही सरकार से न कर सके, जबकि भारत में भारत का संविधान काम करता है। अब ये कौन सा संविधान है कि इस देश का युवा अगर अपने लिए सवाल करता है तो वो सवाल नहीं कर सकता? ये सोचने लायक बात है। तो इस प्रकार इस देश के युवाओं को
एक ऐसे रास्ते पर लेके जाया जा रहा है, उसके हाथ में कहीं तलवार देकर, कहीं बंदूक थमा करके, और एक ऐसा भीड़तंत्र तैयार किया जा रहा है ताकि वो अपने रोजगार को भूल जाए, अपने पेट को भूल जाए, और जाकर के सीधा सीधा, क्योंकि भीड़तंत्र उस पर हावी हो जाएगा अगर वो कुछ सवाल करेगा तो वो सीधा सीधा क्या करेगा, आत्महत्या की तरफ ही जाएगा। और इसी को निराशा कहते हैं। यही भगवानवाद है, क्योंकि भगवान को जिसको हम मानते हैं, हम जिस भगवान को, वो हमें निराशा की ओर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और ये इसी शिक्षा के भगवाकरण की बात करते हैं। वो लिखते हैं कि ओबीसी एसटी एससी के पढ़े लिखे बच्चों के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। कौन से बेटों से? ब्राह्मण कहता है कि अपने बेटी की अगर शादी करवाना है तो वो उच्च शिक्षित हो। अगर वो ब्राह्मण अगर अपनी बेटी देना चाहता है तो ऐसे ओबीसी एसटी एससी या किसी भी ऐसे निम्न समुदाय के लड़कों को, या निम्न समुदाय के लड़कों के साथ ब्राह्मण अपनी बेटी का शादी कर देगा ताकि वो माँ बाप और समाज से दूर रह सके। और इसलिए दूर रह सके कि वो कभी भी सवाल नहीं कर सके। किस पर? ब्राह्मणों की शिक्षा व्यवस्था पर। इसलिए उसे अपनी बेटी दे दो, अपनी बेटी दे दो। लेकिन उच्च शिक्षितों के लिए, अगर कम पढ़े लिखे हैं तो नहीं। सोच देखिए। और वो दूसरी तरफ ये भी लिखते हैं कि यदि ब्राह्मण का बेटा है या उनके उच्च शिक्षित है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? ओबीसी एसटी एससी इनकी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा देना है और उनको बाद में छोड़ देना है ताकि वो ऑटोमेटिक भारत के वेश्यालयों में जाकर के पड़ी रहे। जी हाँ, वो लिखते हैं कि ओबीसी एसटी एससी की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके वेश्या बना दिया जाए, और ओबीसी एसटी एससी के पढ़े लिखे बच्चों के साथ अपने बेटियों की शादी करवाना है तो करवा दो ताकि वह समाज से दूर रह सके, इस देश के सिस्टम व्यवस्था से दूर रह सके और अपने माँ बाप से भी, ताकि वो केवल हमारी लड़की के साथ सिर्फ खुश रह सके। तो ये है भारत का ब्राह्मणवाद, और विशेष करके गोलवलकर गुरु जी। वो लिखते हैं, देखिए उनकी सोच देखिए। वो लिखते हैं कि शूद्रों और ईसाइयों से वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। शूद्र कौन? इस देश का ओबीसी, इस देश का एसटी, इस देश का एससी, इन सब के अधिकार छीन लो। और ईसाइयों के इसलिए क्योंकि भारत में ब्राह्मण आए, और क्योंकि भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने ईसाइयों को अपना शासन करने के साथ साथ जो ब्राह्मणों के अत्याचार से त्रस्त थे उन लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। और ये ब्राह्मणों से इसलिए चिढ़ते हैं, ब्राह्मण अंग्रेजों से भारत का ब्राह्मण इसलिए चिढ़ता है क्योंकि उसने ही सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवाद पर हमला किया है, क्योंकि वह सुधारवादी आंदोलन लगाते थे और ये ब्राह्मणों के धार्मिक ग्रंथ से लेकर के रीति रिवाज शिक्षा हर किसी पर प्रहार समझते थे भारत के ब्राह्मण। इसलिए वो लिखते हैं कि शूद्र अर्थात ओबीसी एसटी एससी और ईसाई, इन सब से वोटों का अधिकार छीन लेना चाहिए। ये केवल जिंदा रहना चाहिए और यही इनके लिए पर्याप्त है। तो ये है भारत का ब्राह्मणवाद, और ये है भारत के गोलवलकर गुरुजी, और ये है भारत का आरएसएस, जो भारत के ही युवा ओबीसी एसटी एससी के लिए कैसी सोच रखता है। ये इस देश के युवाओं को सोचना चाहिए। ये इस देश के हर तबके के इंसान को सोचना चाहिए। अगर वो शिक्षक है उसे भी सोचना चाहिए, अगर वो वकील है उसे भी सोचना चाहिए कि वास्तव में भारत का ब्राह्मणवाद है क्या। ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर अपना सारा जीवन इसमें समर्पित करते, इसके खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ।
वो इस देश का संविधान भी लिखते, आज 75 साल भी बीत जाते, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम इस देश के युवाओं को पूछते तो हमारे देश के मीडिया जीवी और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 2014 में भारत को आज़ादी मिली है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक संकेत दिया है कि भारत को आज़ादी, ये भविष्य के इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत को आज़ादी 2014 में दी गई है। सत्ता झूठ झपट बोल करके ली गई और उसके बाद किस तरह से उसको आरएसएस के पूरे 100% मॉडल में तब्दील किया गया है, ये शायद ही आज भारत के युवाओं को समझ में आए, शायद ही इस देश के शिक्षकों को समझ में आए, और शायद ही इस देश के वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम पढ़े लिखे वर्ग के लोगों को समझ में आए। लेकिन ये सच है कि भारत के भविष्य के इतिहास में स्वर्णिम काल लिखा जाएगा। जैसा भारत में विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त आदि को कितनी बड़ी बड़ी पदवियां दे करके लिखा गया है भारत के इतिहास में, कि भारत के संविधान के रहते हुए भी भारत के संविधान को किस दिशा में मोड़ दिया गया है। और मोदी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आज गंगा अपनी मूल धारा से विपरीत प्रवाह में बहती है। तो एक वास्तव में उन लोगों के लिए, उन बुद्धिजीवियों के लिए है ये कि आज देश किस मोड में जा चुका है, किस शेड्यूल में जा चुका है, इसकी कैटेगरी क्या है, इसका वर्ग क्या है और देश का संविधान क्या है। ये आज वास्तव में इस देश के सभी लोगों के लिए चिंतनीय है और उन लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं संजय, जय भीम, जय भारत।